चलिए ध्यान दीजिए। आज का आपका टॉपिक है हिंदी का वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये वर्णमाला जो चैप्टर है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्या करता है कि इससे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, जान लीजिए। ये अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अल्फ़ाबेट। समझ आ रहा है? अब देखेंगे अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, ये होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। समझते रहिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। ध्यान देते रहिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझते रहिएगा। अब रह गई बात कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो पहले हमारे जानने का ये विषय है कि वर्ण कहते किसको हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके बाद वर्णमाला को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्णमाला का परिभाषा है, डिफिनेशन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो पहले जान लें कि आखिर वर्ण क्या है, तभी तो व्यवस्थित समूह बनाएंगे। अगर हमको वर्ण पता नहीं रहेगा तो हम किसका व्यवस्थित समूह बनाएंगे? पहले जान लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। समझ में आ रहा है? वर्ण को जानने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सा भाषा का प्रयोग देखेंगे। आखिर भाषा होता क्या है, आइए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भाषा क्यों बना, इसके साथ वर्ण के साथ क्या क्या इसका ताल्लुक है, यानी क्या इसे क्या क्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले देखेंगे हम भाषा, इसको जान लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण आए कहाँ से, आखिर वर्ण होते क्या है, वर्ण से क्या क्या चीज बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हम जानेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखते रहिएगा। अब जानेंगे भाषा। भाषा, थोड़ा सा भाषा जान ले, भाषा क्या होता है। ठीक है, भाषा ध्यान दीजिए, अच्छे से देखते रहिएगा। भाषा ऐसा साधन होता है, माने वह साधन जिसके द्वारा हम किसी अपने विचारों का विनिमय करते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा वह साधन है, वह जरिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय अर्थात आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का ये साधन है। क्या है? साधन है। ठीक है, अब जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का, ध्यान देते रहिएगा, विचारों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं। ध्यान देते रहिए, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का विनिमय अर्थात आदान प्रदान करते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। भाषा एक क्या, अब ध्यान देंगे कि भाषा को हम कितने द्वारा बोलते हैं। ध्यान देते रहिएगा, भाषा को हम किस प्रकार, एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है आपका लिखित। समझते रहिएगा अच्छे से। पहला होता है मौखिक और दूसरा क्या होता है आपका लिखित होता है। ठीक है, मौखिक तथा लिखित। अब देखिए मौखिक क्या होता है। मौखिक भाषा जो होती है इसमें हम ध्वनि समूहों का क्या किया जाता है, ध्वनि समूहों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मौखिक में क्या करेंगे, हम ध्वनियों के समूह को व्यक्त करते हैं।
और यही ध्वनि के समूह को यदि हम लिख कर व्यक्त कर दें तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। आ रहा समझ में? यदि जो क्या बोलते हैं ध्वनियों के समूह को यदि मौखिक यानी मानक रूप में बोले, मानक मतलब मुंह से बोल दें, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा ये हो गया कि यदि जो मौखिक बोली गई भाषा को यदि हम लिख दें, जैसे हम बोले क, तो यदि हम लिख दे क, बोले ख तो लिख दिए ख, बोले ग तो लिख दिए ग, या बोले हम आम तो लिख दिए आम, बोले कबूतर तो लिख दिया आपका कबूतर। यानी जो मौखिक द्वारा यानी मुंह से बोली गई भाषा को हम मौखिक भाषा बोलते हैं। और उस मौखिक भाषा को यदि हम चिन्ह दे दें, कोई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर दें या हम उसे लिख दें तो वो आपका हो जाएगा लिखित लैंग्वेज, लिखित भाषा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस बात को हम जानेंगे कि ये होता क्या है। देखिए वर्णमाला पढ़ा रहे हैं वर्णमाला, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे दे कि ये होता क्या है। ठीक, अब ध्यान देते रहिएगा। जैसे मौखिक भाषा के जो चिन्ह लिखे जाते, इन्हीं चिन्हों द्वारा यदि हम इन्हीं ध्वनियों को, देखिए क्या होता, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो इन्हीं ध्वनियों को, इन्हीं ध्वनियों के चिन्ह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझते रहिएगा, वर्ण कहते हैं। यही जो हम अब हमारे मुंह से निकलता है मौखिक, वही ध्वनि के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। यही दूसरा क्या हो जाएगा, यही जो वर्ण होते हैं, फिर लिखेंगे कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और यही शब्द के तीसरा आ जाएगा, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। अच्छे से देखते रहिएगा, क्या बोलते हैं जल्दी से नोट करिए। ठीक, अरे समझ में देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि क्या होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान या विनिमय करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो हम अपने भाषा का प्रयोग किस ध्वनि के समूह द्वारा तो करेंगे नहीं, करेंगे तो क्या करेंगे, किसी वाक्य का प्रयोग करके करेंगे। अपनी विचारों को कैसे व्यक्त किया जाएगा? वाक्य द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि ये क्या होते हैं। अरे समझ में देखिए, भाषा की मूल इकाई वाक्य होती है। यदि हम भाषा किसे कहते हैं? विचारों का लेन देन, आदान प्रदान। यदि हमको भाषा का विचारों का विनिमय करना है तो हमें वाक्य बोलना पड़ेगा किसी से। अरे समझ में, तो आइए देखते हैं कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, ये पेपर की बात है कि ये तो आपका परिचय हो गया, पेपर में प्रश्न कहां से बनते हैं समझते रहिएगा अच्छे से। देखिए अब देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए हिंदी जो है ये क्या है? हिंदी ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका भाषा है? फारसी भाषा का फारसी शब्द है। क्या है ये? फारसी शब्द है। ध्यान से देखते रहिएगा, हिंदी जो है फारसी शब्द है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यानी जान लीजिए कि हमारे पूरे भारत की लगभग 43% जनसंख्या हिंदी बोलती है। हिंदी बोलने का मतलब अपने विचारों का लेन देन, आदान प्रदान, विनिमय क्या करती है? हिंदी में ही करती है। जिस वाक्य द्वारा करती है वह वाक्य आपका हिंदी में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे, जैसे देखिए हम क्या होता है कि लिख कर करते हैं, अपने विचारों का विनिमय लिख कर करते हैं और मौखिक करते हैं। तो मौखिक से लिखित होता है
आपको बताएं अभी, मौखिक को यदि हम लिख देते हैं तो लिखित हो जाएगा। जैसे मेरे मन में, ध्यान देते रहिएगा, मेरे मन में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन उठ सकता है, हिंदी एक फारसी शब्द है, पेपर में ऐसे बनेगा, हिंदी एक फारसी शब्द है, ठीक, ध्यान देते रहिए, कलेक्शन पूरा करते रहिएगा, अच्छे से नोट बनाते रहिएगा। देखिए अब यह आपका हो गया कि जैसे हमारे मन में एक भाव आया, क्या आया, एक वाक्य है, क्या है, एक वाक्य, ठीक है, हमारे मन में एक भाव आया कि मुझे आम खाना है। मैं किसी से बोल रहा हूं कि मुझे आम खाना है, ठीक है, यानी हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं ना, क्या किसके द्वारा, मुझे आम खाना है, यानी ये वाक्य हो गया। इस वाक्य को हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग में लाकर और दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसको क्या किए, ये वाक्य है, इसको हम चाहे देखिए, ये वाक्य जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, अब यहां देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है ये कई ध्वनियों से बनकर मिलकर बना है, जैसे म, झ, अ, म, ख, ना, इस तरीके से बना है ना, यानी कई ध्वनियों के समूह से बना है। तो ध्वनि के जो समूह होते हैं, अरे समझ में, ध्वनि के जो मानक ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वर्ण कहलाती है, अभी बताए हैं, ठीक, सबका भी डिफिनेशन लिखवाएंगे। क्या होता है कि जो हमारे मुंह से मानक ध्वनि निकलती है, हमारे मुंह से कई ध्वनियां निकल गई, इनके मेल से क्या बना, एक वाक्य बना, समझ रहा है। अब इसको हम क्या, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, मुझे आम खाना है। ये देखिए, ये तीन अलग अलग वाक्य, ये अलग अलग शब्द हो गए, तो यानी वाक्य से हम तोड़कर क्या बना दिए, शब्द, क्या बना दिए, शब्द। अब हम देख रहे हैं कि जो ये शब्द है इसमें भी क्या वर्ण लगे हुए हैं, अरे समझ में, यानी छोटे छोटे ध्वनि समूह है, वर्ण अभी बात नहीं चल रही है, अभी चल रही है कि ध्वनि समूह है, समझते रहिएगा अच्छे से। यानी क्या है, म, उ, झ, ए है, कामा, अ, आ, म, ये है, ख, आ, ख, अ, न, आ, समझते रहिएगा। यहां पर देखिए, इस तरीके से हम क्या कर दिए, शब्द को अगर हम तोड़ दिए, ठीक है, अरे समझे, इसको हम क्या किए, शब्द को अलग अलग कर दिए। अब हम देखेंगे कि जिस तरह से ये वाक्य को हम छोटे छोटे टुकड़े में बनाए हैं, तो मुझे आम खाना है, अलग अलग बना दिए, समझते रहिएगा अच्छे से, देखते रहिएगा। अब मुझे को हम इस तरह बना दिए, ठीक, म को, तो यानी इसको हम ये तोड़े हैं और इसके द्वारा हम ये बनाए हैं, तो क्या इसके द्वारा और कुछ बनेगा, यानी इसका कोई और छोटा छोटा इसको हम कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, यानी म को और किसी भाषा में लिख सकते हैं, नहीं। इसके बाद समझते रहिएगा, इसके बाद यानी जिसका खंड न हो, जिसका खंड न हो वही वर्ण कहलाता है। अभी आपको ऊपर बताए थे कि वर्णमाला का परिभाषा, कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो पहले वर्णमाला जान लीजिए कि जो ये अब इसके बाद खंडित नहीं हो सकता है, इसका लघुत्तम रूप नहीं बना सकते हैं, इससे छोटा हम इसे नहीं कर सकते हैं, समझा गया। तो जब इसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो वर्ण का परिभाषा आपका बन गया कि वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड न हो सके, जिसका और टुकड़े न हो सके, समझा रहा है, अच्छे से देखते रहिएगा। तो वर्ण क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया, समझते रहिएगा। अब समझ में आ गया, वर्ण किसे कहते हैं कि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। वाक्य को हम टुकड़े करके शब्द बना दिए, शब्द के टुकड़े करके वर्ण बना दिए, और वर्ण के बाद जब नहीं होता है टुकड़े, तो वही वर्ण कहला जाता है, समझ रहा है। तो वर्ण का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वर्ण होता क्या है, ध्यान देते रहिएगा। वर्ण
होता क्या है। देखिए घबराइएगा मत, अच्छे से पूरे लेक्चर को सुनिएगा, तब जाकर आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट में आएगा। वर्ण का डिफिनेशन देख लीजिए, परिभाषा। वर्ण होता क्या है। वर्ण देखिए कभी कभी कंपटीशन पेपर में भी हो जाता है कि जो ध्वनि का जो लघुत्तम रूप होता है, छोटे से छोटे रूप होता है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, शब्द, वाक्य, वर्ण वगैरह वगैरह जो दिए रहेंगे। कभी कभी देखिए पेपर का पूछने का कोई तरीका नहीं होता, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। उस चैप्टर से क्वेश्चन उठा सकता है, रिटन क्वेश्चन लगा देगा उसी में। समझ में आ रहा है। अब देखिए वर्ण क्या होते हैं कि लघुत्तम सार्थक ध्वनि। क्या होता है। लघुत्तम सार्थक ध्वनि। लघुत्तम सार्थक ध्वनि, अर्थपूर्ण ध्वनि, अर्थपूर्ण ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, समझते रहिए। वर्ण क्या होता है। लघुत्तम सार्थक ध्वनि, वह ध्वनि छोटी हो, सार्थक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे लिख देंगे। सार्थक, अर्थपूर्ण, उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। अभी आपको बताएंगे कि क्या जो अपने जो मानक मनुष्य की जो मानक ध्वनि मुंह से निकलती है, क्या वो सभी वर्ण कहलाती है। नहीं, ऐसा याद रखिएगा कि सारी मौखिक ध्वनियां, सारी मानक ध्वनियां वर्ण नहीं होती है। अच्छे से देखते रहिएगा। तो क्या होता है कि लघुत्तम सार्थक ध्वनि, अर्थपूर्ण ध्वनि, यानी जिस ध्वनि में कुछ अर्थ हो। अरे समझ में, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, यानी उसके बाद उसका कोई टुकड़ा नहीं होगा, यह क्या कहलाएगा। आपका वर्ण कहलाएगा। अच्छे से देखते रहिएगा, यह आपका क्या कहलाएगा। वर्ण कहलाएगा। अभी आपको हम बताए हैं कि एक और लिख लेंगे कि मौखिक मानक ध्वनियों को लिखित रूप वर्ण कहलाता। ध्यान से देखते रहिएगा। मौखिक मानक ध्वनि अर्थात जो अपने मुंह से ध्वनि निकलती है, यदि को लिख, देखिए ध्वनियों के लिखित रूप, यानी यदि उसको हम लिख देते हैं, उसके रूप को, लिखे हुए रूप वर्ण कहलाते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से देखते रहिए। लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अभी आपको बताए हैं कि क्या जितने मानक मौखिक ध्वनि होती है या मौखिक मानक ध्वनि होती है, क्या सब वर्ण कहलाती हैं। नहीं। जैसे हम कभी कभी हर व्यक्ति या कोई भी आदमी क्या करता है, डकार लेता है, वो भी तो हमारे मुंह से निकले हुई आवाज है। उसको तो हम कभी एक शब्द, उसको तो हम कभी लिखेंगे नहीं, लिख नहीं सकेंगे। अगर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हुआ, ये तो शब्द हो गया है। ये वर्ण कहां हुआ। वर्ण किसे कहते हैं। जैसे क, ख, ग, तो हमारे मुंह से जो ये ध्वनि निकलती है, समझते रहिएगा अच्छे से, जो हमारे मुंह से मौखिक ध्वनि निकलती है, सभी मौखिक ध्वनियां क्या होती हैं, वर्ण नहीं होती हैं। इसको हमें लिखने के लिए, यानी कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, उनको लिखने के लिए हमें वर्णों की जरूरत होती है। यदि वर्ण नहीं रहेंगे तो वह ध्वनि नहीं लिखी जाएगी। तो ये ध्वनि क्या, जैसे डकार लेते हैं, तो डकार का कोई एक शब्द थोड़ी है। जैसे ये क्या होगा कि कई शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है, 1 2 3, 3 ध्वनि से मिलकर बना है। अरे समझ में। अब हम देखेंगे कि
ये समझ में आ गया। लघुत्तम रूप को हम अर्थपूर्ण ध्वनि या जिसके टुकड़े न किए जा सकें उसको हम बोलते हैं। अब कुछ समझ लेते हैं। देखिए, मानक ध्वनियों की लिखित रूप में संख्या, मानक पॉइंट नोट करेंगे, मानक ध्वनि की लिखित रूप में संख्या 52 होती है। 52 होती, देखिएगा परीक्षा दृष्टि के लिए नोट कर लीजिएगा। मानक ध्वनि की लिखित रूप में संख्या जो होती है, लिखित रूप संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इन्हीं मानक ध्वनियों को हम क्या करते हैं? 52, अरे समझ में, 52 ध्वनि द्वारा हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इन 52 ध्वनियों के समूह द्वारा, अरे समझ में, इन 52 ध्वनियों के हम समूह द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अपने हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। इन 52 ध्वनियों से, ध्वनि मतलब जिस क्या होता है? मौखिक ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, समझ में आ रहा है ना, जो हमारे मुंह से निकले। अरे, और 52 ध्वनियों के समूह द्वारा हम वाक्य बनाते हैं और उस वाक्यों के माध्यम से क्या करते हैं? हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कहीं पर। समझ में आ रहा है ना। अब हम समझ लेते हैं कि वर्ण तो समझ में आ गया सबको। अब समझ लीजिए कि शब्द किसे कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि शब्द किसे कहते हैं, नोट करते रहिए। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण, वर्णों या मानकों, वर्णों या मानकों, अच्छे से देखते रहिएगा, वर्णों या मानकों, ध्वनियों के सार्थक, अर्थपूर्ण, सार्थक कोई अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, सार्थक या अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अच्छे से देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। शब्द वर्णों या मानकों, यानी जो मानक ध्वनि है या वर्ण है कि सार्थक अर्थपूर्ण समूह को, यानी जो हमारी मानक मुंह से निकली हुई ध्वनि है, यदि उसको हम अर्थ के समान, अर्थ द्वारा, अर्थ होना चाहिए उसके एक समूह बना दें, वह क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर लिखते, जैसे हमारे मुंह से निकला आम तो लिख दिया आम, ठीक। हमारे मुंह से निकला कबूतर तो लिख दिए कबूतर। समझते रहिए अच्छे से, ठीक। तो ये जो वाक्य है, यदि आप ध्यान दीजिएगा, केवल जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है वो केवल निकल जाने से ये नहीं बनेगा। यहां पर क्या करें? सार्थक अर्थपूर्ण समूह होना चाहिए। यदि इस अ प्लस म, इन दोनों को लिख दिया हम, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को जो मेल से जो ध्वनियों, देखिए एक ध्वनि ये हो गई, एक ध्वनि ये हो गई, इन दोनों को मेल से जो ये एक ध्वनि उत्पन्न हुई है आम, ये तो वाक्य, ये तो शब्द है। लेकिन यदि म प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? मआ हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, ये भी तो एक वाक्य, एक शब्द है, लेकिन नहीं, क्योंकि सार्थक होना चाहिए। समूह नहीं, समूह तो होता है, किसी भी ध्वनि को मिलाकर हम समूह बना सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि जो है ये क्या होना चाहिए आपका, कि इसका एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से देखते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाक्य से आता है हर पेपर में। देखते रहिए कैसे वाक्य से आता है, वाक्य द्वारा कैसे पेपर में आता है। अब वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? देखिए अच्छे से सुनेंगे तो पूरी टॉपिक आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब देखते रहिएगा, ये क्या है? वाक्य शब्दों के सार्थक या अर्थपूर्ण
सार्थक या अर्थपूर्ण, कामा संरचित संरचित संरचित, कामा नियमबद्ध 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 समूह, नियमबद्ध समूह जिसके नियमबद्ध समूह जिसके द्वारा कोई विचार प्रस्तुत हो। अब ये देखिए वाक्य का ये क्या है, कंप्लीट आपका पूर्ण रूप से परिभाषा है। ध्यान देते रहिए, शब्द के सार्थक या अर्थपूर्ण समूह, यानी शब्दों के वह समूह, केवल शब्दों के समूह से नहीं होता है। पेपर में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से कंफ्यूज करेगा। शब्दों के सार्थक या अर्थपूर्ण, शब्द तो रहेंगे, उनके समूह भी रहेंगे, लेकिन यदि सार्थक अर्थपूर्ण नहीं रहेगा, सार्थक नहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा, यह वाक्य नहीं हो सकता है। यदि सार्थक है और संरचित नहीं है, संरचित का मतलब कि बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पर उसको होना, उस वाक्य का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर उधर लिख देंगे तो हो जाएगा। शब्द ले लीजिए और उसको बिना व्यवस्था का लिख दीजिए तो वाक्य नहीं हो जाएगा। और नियमबद्ध होना चाहिए। नियमबद्ध का मतलब कि उसका नियम होना चाहिए कि कौन सा शब्द, अभी आपको बताए हैं कि जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, हिंदी में सेम होता है कर्ता, क्रिया, कर्म। तो पहले क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए कि क्रिया होनी चाहिए कि कर्म होनी चाहिए। यदि हम इसको कर्म नियमबद्ध नहीं लिखेंगे तो वाक्य नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। जिसके द्वारा कोई विचार प्रस्तुत किया जाए, उसके द्वारा हम विचार को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 विकल्प दे रहे हैं, जैसे मैं, जैसे हो गया मुझे आम पीना है। समझते रहिएगा, मुझे आम पीना है। अब ध्यान देते रहिएगा, दूसरा वाक्य हो गया आम मुझे पीना है। तीसरा हो गया आपका कि पीना है मुझे आम। ठीक है, पीना है मुझे आम। ठीक है, अब देखिएगा पीना मुझे आम है, ये हो गया आपका। अब ये ध्यान देंगे कि मुझे आम पीना है, ये तो क्या शब्द के समूह नहीं है, शब्द के समूह है लेकिन सार्थक नहीं है। वाक्य ये सार्थक यानी अर्थ इसका नहीं होगा, समझ रहा है ना। तो ये क्या है, वाक्य आपका गलत हो गया। दूसरा है आम मुझे पीना। अभी बताइए, संरचित, उसकी संरचना होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इस तरीके से होता है, उस तरीके से नहीं है। आम आपका कर्म है, वो सबसे पहले चला आया, क्रिया आपकी पीछे लग गई, सब्जेक्ट बीच में लग गया, समझ में आ रहा है, यानी जो करता है। अब इसमें पीना मुझे आम है, इसका कोई नियम ही नहीं है। देखिए जो ये कर्म है ये आगे आ गया है, मुझे कर्ता बीच में हो गया, क्रिया पीछे चली गई है, समझ में आ रहा है ना। यानी यह वाक्य तीनों आपका नहीं है। समझ में आया, यह वाक्य क्या है, नहीं है। समझ गया ना। अब देखिए उदाहरण के लिए एक और आपको बता दें, यदि आपको लिखना है मुझे आम खाना है, या राम को आम खाना है, ध्यान देते रहिएगा, राम आम खाता है, ध्यान देते रहिएगा। ये क्या है, ये राम आम खाता, ये सार्थक एक अर्थ भी निकल रहा है, विचार प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन संरचित भी है। संरचित का मतलब देख लीजिए कि ये राम है तो ये करता है, आम है तो कर्म है, खाना है तो क्रिया है। ये नियमबद्ध भी है, क्या है, संरचित भी है, नियमबद्ध भी है, सार्थक भी है। जिसमें ये तीनों गुण मिले वह वाक्य कहलाता है। पेपर में देखिए ये हमेशा पूछता रहता है कि निम्न में से वाक्य कौन है,
ठीक, ऐसे शब्दावली आपको ये ऐसे वाक्य दिए रहेंगे। वाक्य तो सब है इसमें, लेकिन वाक्य असली वो होता है जिसके पास सार्थक, अर्थपूर्ण, संरचित और नियमबद्ध होना चाहिए। केवल वाक्य होने से नहीं हो, केवल शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। वाक्य के साथ शब्दों के समूह के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए, संरचित और नियमबद्ध भी होना चाहिए आपको। आ रहा समझ में? अब बढ़ते हैं, अब देखेंगे आपको वर्ण। अब ये देखते हैं, देखिए, तो ये जो गलतियां होती हैं ये कैसे होती हैं, ये अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को सुधार करने के लिए साधन का प्रयोग किया गया है। जैसे हम किसी भी साधन से किसी व्यक्ति को बात कर सकते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, जो फोन है, तो फोन से हम व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो हमारा और उस व्यक्ति का बात किससे द्वारा हुआ? एक साधन से, मोबाइल से, ठीक है। तो मोबाइल क्या हुआ? एक साधन हो गया। उसी प्रकार अशुद्ध शब्द को, अशुद्ध जो उच्चारण होता है, अशुद्ध भाषा होती है, ठीक है, वो अशुद्ध भाषा में आपके देखिए, अशुद्ध में क्या क्या हो सकता है? वर्ण हो सकता है, ठीक है, वर्णों को हम अशुद्ध बोल सकते हैं, शब्दों को अशुद्ध बोल सकते हैं, समझ आ रहा है, और वाक्यों को भी अशुद्ध हम बोल सकते हैं, वाक्यों को भी अशुद्ध बोल सकते हैं। तो इसको हमें शुद्ध करना है। शुद्ध भाषा समझते रहिएगा अच्छे से। तो इस शुद्ध भाषा है, अशुद्ध भाषा को शुद्ध भाषा को के तरफ जाने के लिए हमें एक साधन होना चाहिए, एक मशीन का प्रयोग करेंगे, जिस मशीन या साधन का नाम होगा व्याकरण। अच्छे समझते रहिएगा। अभी वर्णमाला की केवल भूमिका चल रही है, अभी तो वर्णमाला बाकी है। व्याकरण हो गया, तो अब जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। देखिए, इंटरमीडिएट वाले ध्यान देते रहिएगा, इंटरमीडिएट वाले इसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जब तैयारी करेंगे आपको बिल्कुल आसान लगेगा वर्णमाला, आज ही से अगर तैयारी कर लेंगे तो, ठीक है। और हाई स्कूल वाले को भी तैयार कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि हाई स्कूल के पेपर में तो वर्णमाला आता नहीं है, लेकिन शब्दावली, वर्ण, वाक्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपको। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो यह आता ही है, सबको पता है। व्याकरण होता क्या है, अब ध्यान दीजिए। अशुद्ध भाषा को शुद्ध हम कैसे बनाएंगे? एक मशीन का प्रयोग करेंगे, जिस मशीन का नाम आपका रहेगा व्याकरण। व्याकरण द्वारा ही हम क्या करते हैं, किसी अशुद्ध भाषा को हम शुद्ध बना सकते हैं, अशुद्ध वर्ण को हम शुद्ध वर्ण बना सकते हैं, अशुद्ध शब्द को हम शुद्ध शब्द बना सकते हैं, अशुद्ध वाक्य को ही शुद्ध शब्द बना सकते हैं। किसके द्वारा? तो एक ही साधन है, एक ही मशीन है, जिसका नाम है व्याकरण। तो आइए देखते हैं कि व्याकरण कहते किसे हैं। व्याकरण कहते किसे हैं, मतलब कि ऐसा नियम जो, ऐसा नियम, ऐसा साधन, ऐसा युक्ति, कुछ भी कह सकते हैं, जो किसी भी भाषा की, जो किसी भी भाषा की अशुद्धियों को दूर करता है। यानी हम समझेंगे कि एक ऐसा नियम, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी युक्ति जो किसी भाषा की अशुद्धियों को दूर करता है, यानी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध निकालता है उसमें से। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देते रहिएगा। या देखिए, पहला इसका परिभाषा, दूसरा परिभाषा इसका लिखेंगे, ऐसा साधन जिसमें किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता
है। क्या होता है? शुद्ध ज्ञान आपका होता है। समझते रहिएगा अच्छे से, वो व्याकरण कहलाता है। अब अपने टॉपिक पे चलेंगे। इतना परिचय हो गया, आपकी इतनी भूमिका हो गई। अब चलेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्ण के बारे में जान गए, वर्ण से शब्द जान गए, शब्द से वाक्य जान गए। क्या होता है यहां पर बना लेंगे। वर्ण होता है, वर्ण से होता है शब्द, और शब्द से होता है वाक्य। यदि हम वर्ण को गलती करेंगे तो शब्द भी हमारा गलत हो गया, और जब शब्द गलत हो गया तो वाक्य भी हमारा गलत हो गया। इन तीनों को सही बनाने के लिए एक ही मशीन है, एक ही युक्ति है, एक ही साधन है, एक ही नियम है, जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण का एक पार्ट है जिसका नाम है वर्णमाला। वही वर्णमाला आप चलाने जा रहे हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। वर्णमाला समझ रहे हैं? तो वर्णमाला भी बताएं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी मानक ध्वनि, हिंदी जो मानक ध्वनि या वर्ण होती है उनकी संख्या जो होती है 52 होती है। इन्हीं मानक ध्वनि 52 के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान, लेन देन, विनिमय करते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। देखिए, भूमिका तो पेपर में आता नहीं है, लेकिन इन भूमिकाओं से आपको कुछ न कुछ शब्दावली का ज्ञान जरूर मिलता होगा। देखते रहिएगा। वर्णमाला अब नोट करिएगा, थोड़ा सा अच्छे से नोट करते रहिएगा। अब यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अब कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देते रहिएगा। हिंदी मानक ध्वनि में, हिंदी मानक जो ध्वनियां होती हैं उसमें कितने होते हैं? ध्वनि कितनी होती है? तो 52 ध्वनि होती है। इन्हीं 52 ध्वनियों के द्वारा, इन्हीं 52 ध्वनियों के द्वारा हम अपनी विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला उच्चारण पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? वर्णमाला उच्चारण पर ही आधारित है। पॉइंट नोट करेंगे। हिंदी में मानक ध्वनि की संख्या, ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। समझते रहिएगा अच्छे से। इन्हीं 52 ध्वनियों को हम क्या करेंगे कि विचार बनाकर, समूह बनाकर विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आ रहा है? वर्ण, देखिए वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला उच्चारण पर आधारित है। समझते रहिएगा, आधारित है। अब देखिएगा, हम अपने वर्णमाला को दो प्रकार के में, एक स्वतंत्र उच्चारण, दो उच्चारण में व्यक्त करेंगे। ध्यान देते रहिएगा। उच्चारण कितने हो जाएंगे? 2। पहला हो जाएगा जिसका स्वतंत्र उच्चारण, और दूसरा आपका हो जाएगा, देखिए स्वतंत्र उच्चारण जिसे कहते हैं स्वर। ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा ये स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान देते रहिएगा। अब ये देखते रहिएगा
कि जो स्वतंत्र उच्चारण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण बनते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब बात आ गई कि इस स्वर में अ, आ, ई वगैरह वगैरह, अब फिर देखिए क, ख, ग, घ, इस तरीके से आता है। अब ये इसमें हम ये समझेंगे कि जो अ, आ, ई है ये क्यों पहले आया है, और ये समझेंगे कि क, ख, ग ये क्यों बाद में आया, ये क्यों नहीं पहले आया है। अब इसमें ये देखेंगे कि जो क है ये क्यों पहले आया है, ग क्यों नहीं पहले आया है, या च, प, फ ये सब क्यों पहले नहीं आया है, ये क्यों पहले आया है। ठीक है, इस वीडियो तक देखते रहिए, अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। समझा रहा है। पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 वीडियो देखेंगे, कल अपलोड कर दिया जाएगा।